Good morning students and my dear friends. Today is 1st of December 2023 Friday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज फेलियर इज द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन मोर इंटेलिजेंटली। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 23 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, जीडीपी ब्लिट्स एट 7.6 लेज ग्राउंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 शो। तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट पब्लिश कर दिए हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने और क्वार्टर 2 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेशन जो फोरकास्ट था क्वार्टर 2 के लिए जीडीपी फोरकास्ट उससे ज़्यादा उससे अच्छी ग्रोथ रेट इंडियन इकोनॉमी ने क्वार्टर 2 में रजिस्टर करी है। तो क्वार्टर 2 में यानी सितंबर क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी क्लॉक्ड एन इम्प्रेसिव 7.6% जीडीपी ग्रोथ रेट और इस ग्रोथ रेट के साथ इंडियन इकोनॉमी जो है अभी भी वर्ल्ड की मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी हुई है। और अगर इसको लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर में 6.3% का ग्रोथ रेट था। यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में सितंबर क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी 6.3% की ग्रोथ रेट से ग्रो करी थी, जो कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में इंक्रीज होकर के 7.6 हो गया है। हालांकि जो एंटिसिपेशन था, जो फोरकास्ट था, वो इससे कम था। जो हमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ या रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिली वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन में देखने को मिली। इन तीनों ही सेक्टर ने रोबस्ट शो रजिस्टर किया। हालांकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें जो जनरली इंडिया में कांस्टेंट फॉर्म में ग्रोथ रजिस्टर करता है, इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें क्वार्टर 2 में कूल डाउन देखने को मिला और उसका रीजन इरेटिक मानसून, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एल नीनो का इंपैक्ट इस बार इंडियन मानसून में देखने को मिला, जिसकी वजह से कई सारे एरियाज में हमें एक्सेस रेन देखने को मिली, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी वो इम्पैक्ट हो। कई सारे एरियाज में जो रेन थी वो सफिशिएंट या एवरेज रेन भी नहीं हुई। तो बिकॉज ऑफ दिस इरेटिक मानसून जो एग्रीकल्चर आउटपुट रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने रोबस्ट ग्रोथ रजिस्टर करी। इसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस क्वार्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फिक्स इन्वेस्टमेंट भी डबल डिजिट की ग्रोथ रेट से ग्रो हुआ, जबकि हाउस होल्ड कंजप्शन में बहुत ज़्यादा तो इंक्रीज देखने को नहीं मिला, बट मार्जिनल इंक्रीज रहा हाउस होल्ड कंजप्शन में इन कंपैरिजन टू लास्ट पीरियड। और अगर मिंट के पोल की बात करें, जो मिंट ने एक पोल कराया था, सर्वे पोल कराया था, जिसमें 18 इकोनॉमिस्ट से पूछा था कि क्वार्टर 2 में इंडियन इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहेगी, तो जनरली 6.8% का ग्रोथ फोरकास्ट किया गया था। और अगर हम किसी भी अदर फोरकास्ट को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इतना ही फोरकास्ट किया गया था। तो एक्चुअल जो जीडीपी ग्रोथ रहा वो इससे ज़्यादा रहा। फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? 7.8% था इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर में और सेकेंड क्वार्टर में 7.6% ग्रोथ रेट रहा। तो डेफिनेटली इतने अच्छे ग्रोथ रेट के साथ प्रोबेबली एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इस पूरे इंटायर फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा वो एक सिग्निफिकेंट अच्छा ग्रोथ रहेगा इन कंपैरिजन टू अदर इकोनॉमी। और डेफिनेटली अपकमिंग जनरल इलेक्शन के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा करंट गवर्नमेंट के लिए। तो मिंट के अकॉर्डिंग 6.8%, आरबीआई ने 6.5% की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट करी है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। गोल्डमैन शेयर्स ने 6.2%। हालांकि जिस तरीके से क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में इंडियन इकोनॉमी ने परफॉर्मेंस दी है, प्रॉबेबली अगर क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो जो ये फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 24 का जो अदर इंस्टीट्यूशंस ने किया है, प्रॉबेबली इसको भी surpass कर जाएगी इंडियन इकोनॉमी। So this is an impressive growth that has been recorded by Indian economy in quarter 2 or September quarter, or definitely it will help India to retain its crown of fastest growing major economy. You can just have the glimpse of it. Quarter 2 GDP growth rate 7.6% beats expectation.
ये आप देख सकते हैं कोर सेक्टर ग्रोथ, जो इंडिया के 8 कोर सेक्टर हैं उनमें कितनी ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। JSW गेट्स 35% इन JV विद SAIC मोटर। तो अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा ये न्यूज़ हमने पहले ही कवर करी थी जब इसके स्पेकुलेशन हो रहे थे। हालांकि मिंट ने इस पर्टिकुलर डील को सबसे पहले पब्लिश किया था अपने पेपर पे। तो इस डील के अकॉर्डिंग जहां पर JSW और MG मोटर ने जॉइंट वेंचर प्लान किया था किस सेगमेंट के लिए, EV सेगमेंट के लिए। तो फाइनली ये जॉइंट वेंचर एग्जीक्यूट हो गया है। JSW ग्रुप ने थर्सडे को अनाउंस किया है कि वो 35% होल्ड करेगा इस नई एंटिटी में जो कि जॉइंट वेंचर के थ्रू क्रिएट हो रही है। किसके किसके बीच में, JSW और MG मोटर के बीच में, SAIC मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, जो कि MG मोटर ओन करती है इंडिया में। तो JSW और SAIC मोटर्स ने फाइनली अपना नया जॉइंट वेंचर क्रिएट करने का अनाउंसमेंट कर दिया। और डेफिनेटली जैसा कि एंटिसिपेटेड था कि जो नया जॉइंट वेंचर है, जो न्यूली क्रिएटेड जॉइंट वेंचर है, ये EV सेगमेंट में इंडिया में फोकस करेगा। तो मेजॉरिटी शेयर्स जो हैं वो आगे आने वाले 2 सालों में JSW एक्वायर कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए 35% शेयर के साथ JSW और SAIC मोटर कॉरपोरेशन ने ये जॉइंट वेंचर स्टार्ट कर दिया है। हालांकि वैल्यूएशन को लेकर के अभी कोई बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं करी गई कि जो 35% स्टेक है इसका कितना वैल्यूएशन होगा। बट लेकिन अगर हम देखें शेयर होल्डर एग्रीमेंट, शेयर परचेज और शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट, जो बेसिक एग्रीमेंट्स होते हैं, ये साइन किए जा चुके हैं। और SIAC के अगर रोल की बात करें तो डेफिनेटली जो SAIC है ये इस पर्टिकुलर वेंचर में अपना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोबिलिटी सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करेगी। और जो JSW है दैट विल फोकस ऑन प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो फाइनली MG मोटर को डिफरेंट फॉर्मेट में ही भले लेकिन इंडिया के EV स्पेस में एंट्री मिल गई है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। GDP एक्सपेंड 7.6% इन Q2। जैसा कि हमने मिंट में भी कवर किया है कि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रही Q2 में वो 7.6% रही और इस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट ने आउट परफॉर्म किया है एक्सपेक्टेशन से। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से ये हमें इंक्रीज देखने को मिला। दिस पर्टिकुलर न्यूज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मिंट। और थोड़े से इंफोग्राफिक्स यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं कि रियल GDP हायर देन प्री पैंडेमिक लेवल। तो फाइनली प्री पैंडेमिक लेवल को क्रॉस कर चुका है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं वो भी पिकअप हो रही हैं। और क्वार्टर वाइज जिस तरीके से ग्रोथ चल रहा है उसके बाद इंडिया के पास अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी का क्राउन इंडिया के सर पर है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। और यहाँ पर पेज नंबर 4 पे बिजनेस स्टैंडर्ड ने इकोनॉमी से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स कवर किए हैं। तो पेज नंबर 4 इज ऑल डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक न्यूज। तो हम सारे आर्टिकल यहीं पर डिस्कस करेंगे जो कि रिसेंटली NSO के डेटा पर बेस्ड है। जो 4 से लेकर के 8 अप्रॉक्सीमेटली 4 आर्टिकल्स हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट मैनर में। सभी आर्टिकल्स को हम देख लेते हैं। तो पहला जो एक हेडिंग है या जो बोलते हैं जो हेडलाइन है इस आर्टिकल की दैट इज स्टेइंग ऑन द फ्रंट फुट। और इसके बाद हम पहली न्यूज देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हिट्स 5 क्वार्टर्स हाई। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया मिंट में भी और बिजनेस स्टैंडर्ड के पहले आर्टिकल में भी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इंक्रीज हुई है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है Q2 में। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रमोट कर रही है, स्पेशली हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और क्यों प्रमोट कर रही है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसके कई सारे एडवांटेज, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म एडवांटेज होते हैं। तो जिस तरीके से गवर्नमेंट कैपेक्स को प्रमोट कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी वजह से हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटेड दिख रहा है Q2 में। Q2 मीन्स जुलाई से सितंबर का जो क्वार्टर है उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 11% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। एंड दिस ग्रोथ रेट इज हाईएस्ट अमंग द लास्ट 5 क्वार्टर्स। और अगर Q1 से कंपेयर करें तो Q1 में दिस ग्रोथ रेट वॉज 7.9%। तो जुलाई से सितंबर क्वार्टर में 11% का कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट हुआ था। और इससे पहले वाला क्वार्टर मींस अप्रैल से लेकर जून वाला क्वार्टर यानी Q1 में इट वाज 7.9% एज पर द NSO डेटा। और अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, जबकि जनरली एज अ प्रॉक्सी यूज होता है, किसका प्रॉक्सी यूज होता है,
किसी भी कंट्री में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। ये एंटिसिपेट किया था कि अगर चाहे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर कर रहा हो, कैपेक्स कर रहा हो, अगर कैपेक्स ज्यादा है तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रॉक्सी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री। तो अगर हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GFCF को देखें तो उसका कंट्रीब्यूशन 30% है Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 की ग्रोथ में, जबकि पिछले क्वार्टर में इट वाज 29.3%। तो अगर हम देखें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट स्पेशली कैपेक्स जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर रहा है, और कैपेक्स की वजह से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। इसी वजह से इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी पर हमें सिग्निफिकेंटली देखने को मिल रहा है, और प्रॉबेबली इन्हीं फैक्टर्स की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग की वजह से, और मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसी की वजह से प्रॉबेबली इस क्वार्टर में हमें जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट हैज बीन growing at 30%, और it is considered as one of the a very important factor for economic growth, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो होती है किसी भी इकोनॉमी में, ये इंडिकेट करती है कि उस इकोनॉमी में कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, और फ्यूचर को लेकर के जो अपकमिंग टाइम है उसको लेकर के प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में, स्पेशली प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट ये एंटिसिपेट कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में डिमांड रहेगी, और इसी वजह से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिमांड एंटिसिपेट की जाती तभी इन्वेस्टमेंट किया था। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में डिमांड नहीं है तो हम किसी भी फॉर्म में जनरली कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, चाहे वो कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट हो, कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो, और चाहे वो कोई नया कैपिटल फॉर्मेशन। तो जो ये राइज देखने को मिल रहा है हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में, ये डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो प्लान था, जहां पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स में इंक्रीज करने का जो प्लान किया था, उसकी वजह से जो शेयर है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जीडीपी पे, ये 29.3% से इंक्रीज होकर के 30% हो गया है। तो कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है Q2 में, चाहे वो आप उसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर कर लो, चाहे लास्ट ईयर के Q1, यानी लास्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 और Q2 से कंपेयर कर ले। एंड दिस इज द इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन शेयर इन जीडीपी एट करंट प्राइस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर के Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 तक का डेटा दिया हुआ है कि किस तरीके से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो रहा है। और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? गवर्नमेंट का जिस तरीके से गवर्नमेंट मेजर ले रही है इंडिया में इन्वेस्टमेंट और कैपेक्स को प्रमोट करने के लिए, उसका ही इंपैक्ट हमें जीडीपी पर देखने को मिल रहा है। तो मोरलेस हम ये कह सकते हैं गवर्नमेंट के जो मेजर्स थे इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उनका इंपैक्ट विजिबल हो रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट पर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, Q2 नंबर्स एंड अपसाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 जीडीपी एस्टिमेट्स। तो जिस तरीके से Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, फाइनेंशियल ईयर 24 के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं, जीडीपी के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉबेबली उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर, इंटायर फाइनेंशियल ईयर है 24, उसका जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें अपसाइड रिवीजन देखने को मिल सकता है। दिस पर्टिकुलर बेटर देन एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन सितंबर क्वार्टर एज एन अपसाइड फॉर इट्स फुल ईयर एस्टिमेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री। और इस ग्रोथ रेट के साथ जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनका ये कहना है कि प्रॉबेबली गवर्नमेंट इज मोर कॉन्फिडेंट नाउ फॉर अचीविंग दिस ग्रोथ रेट ऑफ 6.5% फॉर इंटायर फाइनेंशियल ईयर 24। हालांकि इस जो फोरकास्ट है 6.5% का गवर्नमेंट का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, इसमें अपसाइड रिवीजन होगा कि नहीं, इसको लेकर के जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका कहना है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट पहले नंबर्स को अच्छी खासे एनालाइज करेगी, इसके बाद ये डिसाइड करेगी कि इसमें अपसाइड रिवीजन करना है या नहीं, क्योंकि Q1 और Q2 दोनों के ही जीडीपी के जो ग्रोथ रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रहे हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, वीक हार्वेस्ट ड्राइज अप फार्म जीवीए इन Q2। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है मिंट में भी कि इस बार Q2 में जो हमें जीडीपी ग्रोथ रेट में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है, दैट इज प्राइमरली ड्रिवन बाय कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग सेक्टर
ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो बिकॉज ऑफ द इरेटिक मानसून इस बार वीक हार्वेस्ट हमें देखने को मिला, वीक प्रोडक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से जो फार्म सेक्टर है उसका ग्रॉस वैल्यू एडिशन Q2 की जीडीपी में रिड्यूस हुआ है. सो द ग्रोथ वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर स्लो टू 1.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि पिछले साल 3.5% था सेम पीरियड में. इवन अगर हम पैंडेमिक के ड्यूरेशन से देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है इंडिया में वो कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और अदर जो सेक्टर्स थे वो एकदम धराशायी थे, वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर ने अब डिसेंट ग्रोथ रेट अचीव किया था. लेकिन इस बार Q2 में बिकॉज ऑफ दिस इरेटिक मानसून जो एग्रीकल्चर सेक्टर रहा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है. पिछले क्वार्टर में दिस वॉज 3.5% और पिछले साल इसी सितंबर क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर 23 का सितंबर क्वार्टर की बात करें तो दिस वाज 2.5% और इस क्वार्टर में इट हैज डिक्रीज अप टू 1.2%. रीजन सिंपल है, दिस लोएस्ट जीवीए ग्रोथ इन कांस्टेंट प्राइस इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इरेटिक मानसून. इसके अलावा अगर हम जुलाई और सितंबर का पीरियड भी देखें तो इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हमें हार्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखने को नहीं मिलती हैं एंड मोस्ट इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द रेजिडुअल रबी क्रॉप. तो अपकमिंग सीजन में हमें प्रॉबली हार्वेस्टिंग का सीजन होगा तो उसमें हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर का आउटपुट इंक्रीज हो, एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज हो. लेकिन फिलहाल के लिए एग्रीकल्चर ने Q2 में अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो जीवीए है, वो रिड्यूस किया है. अब इसी के साथ एक और इन्फोग्राफिक है जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है, जहां पर यह कंपेयर किया गया कि इंडिया जो है अदर इकोनॉमी, जो अदर एडवांस इकोनॉमीज हैं उनके पोजीशन में कहां है. तो ग्रोथ स्लो डाउन इन 3 of 5 एडवांस इकोनॉमी. हालांकि जहां इंडिया 7.6% का ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रहा है, वहीं अगर हम एडवांस इकोनॉमीज की बात करें जो वर्ल्ड में है, उनमें से 5 जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, टॉप 5 जो एडवांस इकोनॉमीज हैं, उनमें से 3 में हमें ग्रोथ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है. ग्रोथ स्लो डाउन रिपोर्ट किया गया है इनटू दिस Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24. तो कौन कौन सी इकोनॉमीज हैं जिन्होंने स्लो डाउन रजिस्टर किया है? चाइना, जापान और जर्मनी. ये 3 इकोनॉमीज हैं दैट हैज शोन द वीकर ग्रोथ इन Q3 ऑफ द ऑनगोइंग कैलेंडर ईयर. तो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग Q3 है, हालांकि हमारे फाइनेंशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग इट इज द Q2 कंपेयर टू द वेरी सेम क्वार्टर लास्ट ईयर. तो अगर लास्ट ईयर का ग्रोथ रेट देखें, लास्ट कैलेंडर ईयर का ग्रोथ रेट देखें तो इन 3 इकोनॉमीज से अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. बट इस बार कैलेंडर ईयर में चाइना, जापान और जर्मनी के जो ग्रोथ है, जो जीडीपी है या बोल सकते हैं ग्रोथ पैरामीटर्स हैं, वो रिड्यूस हुए हैं. और ये डेटा किसने पब्लिश किया? डेफिनेटली नन अदर देन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. तो चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहा वो 4.9% रहा Q3 हियर मींस कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, कंपेयर टू 6.3% इन प्रीवियस क्वार्टर. इसी तरह से जापान में भी 1.4% का ग्रोथ रेट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिला. जर्मनी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 0.4%. तो तीनों बड़ी इकोनॉमीज ने जो है वो स्लो डाउन रजिस्टर किया है, जबकि यूएसए और यूके में हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. फिन सेक्रेटरी नो लीगल बार ऑन मेंबर्स रीअपॉइंटमेंट. कल के न्यूज में हमने डिस्कस किया था कि 16th फाइनेंस कमीशन के जो टर्म ऑफ रेफरेंसेस हैं वो गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिए हैं. हालांकि इसमें जो मेंबर्स हैं उनके नाम जो हैं वो अनाउंस नहीं किए. तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि जनरली ये लीगेसी नहीं है, ऐसा कन्वेंशन नहीं है, नाम भी सुई के साथ में अनाउंस किए जाते हैं. लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने नाम जो है और जो मेंबर्स के अपॉइंटमेंट है, जो चेयरमैन के अपॉइंटमेंट है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया है. तो इसी इशू को लेकर के जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं मिस्टर टी.वी. सोमनाथन, उन्होंने बोला है कि नो लीगल प्रोविजंस डिसअलाउ मेंबर फ्रॉम बीइंग रीअपॉइंटेड. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन में जो मेंबर थे वो इस पर्टिकुलर 16th फाइनेंस कमीशन में रीअपॉइंट नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी नाम अनाउंस नहीं किया है. तो डेफिनेटली उसके बाद से स्पेकुलेशन शुरू होगा कि कौन होगा नए फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन, कितने मेंबर होंगे, कौन मेंबर होगा. तो उसी को लेकर के जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं उनको हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी लीगल प्रोविजन या लीगल बार नहीं है कि जो कि पहले फाइनेंस कमीशन का मेंबर रह चुका है उसको नए फाइनेंस कमीशन में मेंबरशिप ना दी जाए.
अब देख लेते हैं पेज नंबर 6 पर दिए हुए आर्टिकल। इसमें भी हम 3 आर्टिकल अप्रॉक्सीमेटली डिस्कस करेंगे जो कि टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। पहला आर्टिकल देख लेते हैं, मेजर टैक्स कलेक्शन डिक्लाइन इन अक्टूबर। जहां पर एक साइड हमें डिस्कस कर रहे हैं कि Q2 में हमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंडियन इकोनॉमी के मैक्सिमम सेक्टर्स ने ग्रो किया बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट मेजर्स टू प्रमोट द जीडीपी ग्रोथ रेट। उसी साइड में अगर हम देखें जो कलेक्शन है मेजर सेंट्रल टैक्स का, कौन कौन से, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। तो ये जो मेजर टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मेजर रिवेन्यू पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉरपोरेशन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, इनके कलेक्शन में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। हालांकि अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा, रिसेंटली हमने कई न्यूज़ में कवर भी किया था कि इस बार जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो रोबस्ट हो रहा है। प्रोबेबली गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी और वेलफेयर स्कीम्स चला रही है उसको गवर्नमेंट सफिशिएंटली फंड कर पाएगी इस एक्सेस रिवेन्यू से। लेकिन अगर हम अक्टूबर मंथ का रिवेन्यू कलेक्शन देखें तो अक्टूबर के महीने में जो मेजर पार्ट है टैक्स कलेक्शन का सेंट्रल गवर्नमेंट का वो डिक्लाइन हुआ है, लीडिंग टू टोटल टैक्स रिसीट्स ड्रॉप बाय 1.2%। 1.2% का टैक्स कलेक्शन में हमें डिक्रीज या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो कितना कलेक्शन हुआ है अक्टूबर के मंथ में? 2.15 ट्रिलियन का कलेक्शन किया है गवर्नमेंट ने थ्रू दीज मेजर सेंट्रल टैक्सेस। जबकि अगर लास्ट ईयर देखें तो लास्ट ईयर यही कलेक्शन 2.18 ट्रिलियन था। यानी लास्ट ईयर मीन्स लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 के अक्टूबर के मंथ में यही कलेक्शन 2.18 ट्रिलियन था। तो 1.2% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अगर इन सब में देखें ऐसा कोई कंपोनेंट जिसने टैक्स रिसीट्स को सेव किया है फ्रॉम गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड सिग्निफिकेंटली, तो वो कौन सा टैक्स है? पर्सनल इनकम टैक्स। पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो उसने फिलहाल के लिए टैक्स रिसीट्स को मेजर कॉन्ट्रैक्शन से सेव किया है पर्सनल टैक्स कलेक्शन में। इसका मतलब पर्सनल टैक्स कलेक्शन में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है ऑन कंट्रेरी टू अदर टैक्सेस। तो पर्सनल टैक्स कलेक्शन जो है वो 31.1% से इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो इस बार अक्टूबर के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 69K करोड़ का पर्सनल टैक्स कलेक्ट हुआ, जबकि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 के अक्टूबर के मंथ में इट वाज 53K। तो GC यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने जो डेटा रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग पर्सनल टैक्स जो है, पर्सनल टैक्स कलेक्शन उसमें 31% का इंक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा जो अदर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेशन टैक्स हो, कस्टम टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो, CGST हो, सब में डिक्लाइन है। प्रोबेबली गवर्नमेंट के लिए अपकमिंग टाइम में बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि अगले साल इलेक्शन शेड्यूल है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी किसी भी तरीके से टैक्स रिवेन्यू जो है वो डिक्रीज करे, फिस्कल डेफिसिट का डेटा ब्रीच हो, या गवर्नमेंट की जो वेलफेयर और सब्सिडी की जो स्कीम्स हैं वो कहीं से इंपैक्ट है, क्योंकि दिस कुड बी गोइंग टू बी द मेजर प्रोपोगंडा फॉर अपकमिंग जनरल इलेक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंट्रल पब्लिक फाइनेंस। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। टैक्स रिसीट्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। फाइनेंशियल ईयर 24 का ये बजटेड एस्टिमेट से मींस गवर्नमेंट ने बजट में जो एस्टिमेशन किया था, एंड दिस इज इन द मंथ ऑफ एक्चुअल टिल द मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। पूरे फाइनेंशियल ईयर इस 23 का है और ये फाइनेंशियल ईयर 24 का एज अ परसेंटेज। तो आप जस्ट इसको देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज द टैक्स नंबर बिफोर डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स। अभी फिलहाल के लिए स्टेट्स को टैक्स का डिवोल्यूशन नहीं किया गया है, और इस सिचुएशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर टैक्स कॉम्पोनेंट फॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, नॉट स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है, क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शन शेड्यूल है और गवर्नमेंट जिस तरीके से कई सारी वेलफेयर स्कीम को एक्सटेंड कर रही है, जिस तरीके से कैपेक्स को प्रमोट कर रही है और जिस तरीके से टैक्स रिसीट डिक्लाइन कर रही है, डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो अचीव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जैसा कि अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे फिस्कल डेफिसिट, तो सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट एट 4.9% ऑफ GDP इन H1। तो सेंटर रीन इट्स फिस्कल डेफिसिट एट 4.9% ऑफ GDP ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, जबकि बजट में जो प्रोजेक्शन था वो 5.9% था फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर।
तो इंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए 5.9% का फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा। 5.9% ऑफ whom? 5.9% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। And the deficit stood much higher at 6.4% in the first quarter but was checked effectively at 3.5% in the second quarter। हालांकि गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, तो अभी तक अगर हम देखें इंटायर H1 की बात करें तो 4.9 रहा, जबकि क्वार्टर वाइज देखें तो क्वार्टर 1 में 6.4 था, क्वार्टर 2 में अलग गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश करी है, 3.5 आया है फिजिकल डेफिसिट, लेकिन 5.9% का टारगेट फिजिकल डेफिसिट का अचीव करना ये भी गवर्नमेंट के लिए या मेंटेन करना इस गवर्नमेंट के लिए अभी चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स रिवेन्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो कि कोर सेक्टर के आउटपुट से रिलेटेड है, पेज नंबर 6 पर ही दिया हुआ है। कोर सेक्टर आउटपुट ग्रो बाय 12.1% ऑन लो बेस इफेक्ट। इंडिया के जो 8 कोर सेक्टर हैं उनका आउटपुट जो है वो 12.1% की ग्रोथ रेट से ग्रो किया है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कंपेयर टू द लास्ट ईयर। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये लो बेस इफेक्ट और डबल डिजिट ग्रोथ इन 4 इंडस्ट्री, यानी इंटायर का पूरे 8 सेक्टर को देखें तो सभी सेक्टर 12.1% की ग्रोथ रेट से ग्रो नहीं कर रहे। इसमें से केवल 4 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें हमें डबल डिजिट की ग्रोथ रेट देखने को मिल रही। कौन कौन से सेक्टर? इलेक्ट्रिसिटी, कोल, स्टील और सीमेंट। ये 4 सेक्टर में डबल डिजिट की ग्रोथ रेट रही है और पिछले साल लो बेस इफेक्ट था, यानी पिछले साल अक्टूबर के मंथ में जो कोर सेक्टर आउटपुट था वो इतना ज्यादा नहीं था, तो लो बेस इफेक्ट की वजह से और इन 4 कोर सेक्टर में डबल डिजिट ग्रोथ रेट की वजह से जो इंटायर कोर सेक्टर आउटपुट है वो 12.1% की ग्रोथ रेट से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। द फिगर फॉर द सितंबर वर रिवाइज्ड अपवर्ड टू 9.2% फ्रॉम 8.1% ऑल्सो। तो इट इज़ अ गुड साइन फॉर द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हायर एक्टिविटीज़ इंडिकेट कर रहे हैं किस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में क्यों हायर एक्टिविटीज़ हो रही, ये अभी हमने डिस्कस किया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? गवर्नमेंट का भी क्या की स्पेंडिंग भी बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर भी स्पेंडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ बूस्ट हो रही, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से सीमेंट, कोल और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है और उसका रिफ्लेक्शन हमें इंडिया के कोर आउटपुट में भी देखने को मिल रहा है। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। JSW to buy 35% in JV with SAIC Motor. This news we have already covered in Mint. नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। स्मार्टफोन PLI क्रिएटेड 500K जॉब सेज वैष्णव। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन था। किसका इनॉग्रेशन था? डिक्सन टेक्नोलॉजी का, जहां पर वो न्यू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोएडा में ओपन करी है डिक्सन ने। उसी इवेंट में हमारे जो मिनिस्टर साहब है उन्होंने बोला है कि इंडिया की जो स्मार्टफोन PLI स्कीम है जो मोबाइल फोन के लिए लाई गई थी, उसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली 500,000 या 500K जॉब्स जो हैं वो क्रिएट हुई हैं। हालांकि रिसेंटली हमने ये भी डिस्कस किया है, अगर आप रेगुलर हो तो आपको पता होगा कि इसी PLI स्कीम की वजह से इंडिया से एक सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट भी हुआ है। तो जो स्मार्टफोन सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में जो PLI आई थी, PLI स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो आई थी उसकी वजह से जॉब क्रिएशन भी हुआ है, इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मोर तेजस चॉपर्स इन ₹2.23 ट्रिलियन डील्स। तो इंडिया ने थर्सडे को इनिशियल अप्रूवल दे दिया है किसको? डिफेंस एक्विजिशन प्रोजेक्ट, जिसका वैल्यूएशन 2.23 ट्रिलियन है और इस प्रोजेक्ट के तहत जो एक्विजिशन है अप्रॉक्सीमेटली 97 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और 150 प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका एक्विजिशन किया जाएगा। सो इन अ मेजर मूव टू सिग्निफिकेंटली इनहैंस द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एमिड द चाइना इंक्रीजिंग इट्स मिलिट्री पोजीशन along the different frontiers, India is also increasing its naval as well as the armed capacity। कल की न्यूज़ में हमने जो शिप एक्विजिशन से उसके डिस्कशन किया था। आज चॉपर्स और तेजस का जो एक्विजिशन है, जो मेजर डील फाइनल करी गई है जिसका वैल्यूएशन 2.23 ट्रिलियन है, उसके फाइनलाइजेशन की बात है। तो फाइनल अप्रूवल मिल गया है और इसी के साथ कई सारे और जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं मीडियम रेंज, उनका भी प्रोक्योरमेंट किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। इसके अलावा 84
फाइटर जेट्स जो है एयरफोर्स के लिए, उनका भी प्रोक्योरमेंट की बात चल रही। तो मेजर प्रोक्योरमेंट डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है। 97 तेजस लाइट, 156 प्रचंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल, अपग्रेडेशन ऑफ 84 Su-30 फाइटर जेट्स, ये सारे मेजर डिसीजंस जो हैं वो लिए गए हैं। इनिशियल प्रोसेस इनकी इनिशिएट कर दी गई है, अप्रूव कर दी गई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप। इन अ विन फॉर इंडिया, COP28 ओकेस लॉस एंड डैमेज फंड। सो फाइनली ऑन अ फर्स्ट डे ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको COP28 बोलते, जो दुबई में चल रही है, इंडिया का जो लैंडमार्क, इंडिया जिसको बहुत टाइम से परस्यू कर रहा था, फाइनली वो लैंडमार्क डिसीजन लिया जा चुका है। द लॉस एंड डैमेज फंड LDF was approved in just hour of the premier climate conferencing start negotiation। तो नेगोशिएशन स्टार्ट होने के कुछ ही घंटों के बीच में जो LDF फंड, जिसको इंडिया बहुत टाइम से परस्यू कर रहा था, फाइनली इसको अप्रूवल मिल गया है। तो 190 मेंबर कंट्रीज के स्टैंडिंग ओवेशन के साथ दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लाइमेट कॉम्पनसेशन फंड, जो कि COP28 की प्रेसिडेंसी में अप्रूव किया गया है। तो बेसिकली इस लॉस एंड डैमेज फंड्स के थ्रू जो पुअर कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, स्पेशली दोज फेसिंग द ब्रेथ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि जो उनको लॉस हो रहा है, जो डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट डिग्रेडेशन, उसको ओवरकम कर सके। तो फाइनली इंडिया को सक्सेस मिल गई है। लास्ट COP से इंडिया इस पर्टिकुलर LDF फंड को बहुत एग्रेसिवली परस्यू कर रहा था, और इस बार फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट डे के कुछ ही घंटों के भीतर ये अप्रूवल पास हो गया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। स्ट्रगल फॉर रिन्यूएबल एज चाइना पावर्स अप विद कोल। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई स्टार्ट हो गई है। अभी हमने डिस्कस किया COP28 दुबई में स्टार्ट हो चुकी है, कल पहला दिन था। तो इस कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली इंडिया और चाइना दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 वर्ल्ड ऑफ द 3 लार्जेस्ट एमिटर एक्सपेक्टेड टू प्ले वेरी पिवोटल रोल इन नेगोशिएशन ऑफ द क्लाइमेट पेंडुलम। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है, और इंडिया और चाइना फिलहाल के लिए दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट एमिटर हैं, और इस कॉन्फ्रेंस में दोनों का ही रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि इंडिया के लिए बहुत डायलेमा की सिचुएशन है। एक तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ पर फोकस कर रही है, और ऐसा नहीं कि अभी से फोकस करना शुरू किया, इंडिया पैंडेमिक से पहले ही लिमिटेड जो ये रिन्यूएबल एनर्जी है इस पर फोकस किया। हालांकि सक्सेस की बात करें तो सक्सेस तो बहुत ज़्यादा इंडिया को नहीं मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया ने सेक्रीफाइस ज़रूर किया है इनटू देयर थर्मल और कोल पावर जनरेशन, क्योंकि एमिशन को रिड्यूस करने के लिए इंडिया के भी अपने टारगेट्स हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस तो इंडिया कर रही है, लेकिन अगर सक्सेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा सक्सेस तो नहीं मिल पाई है। लेकिन उसके अलावा कोल का भी जो हमारा जो थर्मल और कोल जनरेशन है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि हम उस पर अभी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो वो इम्पैक्ट कर रहा है। और हम भी रिसेंट टाइम में कई बार न्यूज़ में भी कवर कर चुके हैं कि कोल की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, और ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज रही। तो एक तो इंडिया का थर्मल पावर जनरेशन भी इम्पैक्ट कर रहा है, दूसरी साइड रिन्यूएबल एनर्जी पर भी इतनी सक्सेस नहीं मिल रही। जबकि चाइना की अगर हम सेम पीरियड में बात करें तो चाइना ने कोल फायर जनरेटर्स और रिन्यूएबल एनर्जी दोनों ही फील्ड में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है, हम बोल सकते हैं सक्सेसफुल कैपेसिटी और रिकॉर्ड कैपेसिटी इन्हांसमेंट किया है। तो इंडिया के लिए बहुत डिलेमा की सिचुएशन है। इंडिया एक तो थर्मल पावर को निगेट कर रहा है, जबकि अगर हम अपने पड़ोसी को देखें तो वो थर्मल पर भी यानी कोल पर भी वो एक्सपेंशन कर रहा है, कोल में भी कैपेसिटी इन्हांसमेंट कर रहा है, और रिन्यूएबल सेक्टर में भी कर रहा है। और कहीं ना कहीं इंडिया को भी ये रियलाइज होगा कि अभी फिलहाल के लिए इंडिया की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इंटायरली हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपली रिन्यूएबल एनर्जी पर केवल इंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो एनर्जी नीड है, वो ग्रोइंग एनर्जी नीड है, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर, क्योंकि इट रिक्वायर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अभी फिलहाल के लिए इतनी जल्दी हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं कर सकते। और जिस तरीके से कोल सेक्टर इग्नोर हो रहा है, तो फ्यूचर में इंडिया अपनी कैसे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी की डिमांड को सेटिस्फाई करेगा, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। और इंडिया के लिए भी ये बहुत बड़ा डिलेमा की सिचुएशन है। तो न्यू दिल्ली हैज रियलाइज्ड दैट क्लीन एनर्जी अलोन कुड नॉट प्रोपेल इट्स एम्बिशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, एक्सपोर्ट हब के जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो सकते सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के बेसिस पर। तो अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा डिलेमा है कि अपने NDC या जो टारगेट सेट किए गए हैं कार्बन एमिशन को लेकर के और अदर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को लेकर के या क्लाइमेट को लेकर के, उन पर फोकस करे कि अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर फोकस करे। और हालांकि ये पहली बार ऐसा कोई डिलेमा नहीं है जो कोई कंट्री फेस कर रहा है, हमेशा से ये ट्रेड ऑफ रहा है डेवलपमेंट और क्लाइमेट के बीच में। तो लेट अस सी कैसे इंडिया उसको ओवरकम करता है। So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.